तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? वृहद दूरियों का मापन। वृहद दूरियों का मापन। वृहद दूरियों के मापन में कुछ विधियां हैं बच्चों। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ विधियां हैं। एक तो है जैसे लंबन विधि। कौन सी विधि है बच्चों? लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। लंबन विधि, मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स पहले देखो। पैरेलैक्स, PARALLEX, पैरेलैक्स मेथड। पहला था इसका अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स का मतलब क्या है? ठीक है, मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स। अब एक बात सुनो, आप किसी एक पॉइंट को देखो, आपके सामने एक पॉइंट रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, आप यहाँ हो, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वस्तु को इस प्रकार देखो कि पहले एक आंख को बंद करो और दूसरी आंख से देखो, फिर आपको जो पोजीशन दिख रहा है ऐसे ही आप नेक्स्ट आंख को वापस बंद करो और दूसरी आंख से उसको देखो, तो आपको उसकी पोजीशन थोड़ी डिस्प्लेस्ड दिखाई देगी। यानी जैसे आप किसी एक स्टार को देखो, किसी एक तारे को देखो, ये नहीं, ये दूर की दूरियों के लिए है जहां हम मीटर स्केल से यूज़ नहीं कर पाते। जैसे चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, किसी तारे की दूरी कितनी है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, ऐसी चीज़ों के लिए लंबन मेथड काम में लेते हैं। और लंबन मेथड सिंपल सा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको अपन देख रहे हैं वो मनुष्य की आंख से देखें, इस प्रकार देखें कि पहले एक राइट आई को आप क्लोज करो और लेफ्ट से देखो, फिर लेफ्ट को क्लोज करो, राइट से देखो, तो आपको उसमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे देगा। और डिस्प्लेसमेंट जो दिखाई देगा वो इस प्रकार दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट पहले आपने राइट से देखा तो यहाँ दिखा ए पर, फिर लेफ्ट से देखा तो आपको दिखा बी पर। आप कहाँ बैठे हो? यहाँ पर। तो आपके साथ जो बन रहा है एंगल, उस एंगल को आप डिटरमाइन कर लो। ये एंगल जो बनेगा बच्चों वो बनेगा थीटा, और ये हमेशा किस में होगा? रेडियन में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको डिटरमाइन करनी है, उसको अपन लोग एस कह सकते हैं। एस मतलब, या बी कह दो इसको, एक ही बात है। तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिया ए और बी के बीच, वो आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया। यानी ए को जब फर्स्ट आई से देखा तो डिस्प्लेसमेंट कितना, कहाँ पर पोजीशन दिख रही है, सेकंड से देखा डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस कहलाएगा। एस को अपन लोग कह सकते हैं चाप, यानी आर्क। ये जो बी जो है इसको अपन लोग रेडियस कह सकते हैं। तो एक प्रकार की वही शेप बन गई, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। हमें तो रेडियस चाहिए बच्चों, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए, तो वो हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल, ठीक है। अब आर्क को हम किस से रिप्रेजेंट करें? एस से, तो रेडियस बी इज इक्वल टू आ गया एस अपॉन थीटा। बस यही तो सूत्र है लंबन मेथड से, यही तो हमें चीज़ ज्ञात करनी है। तो लंबन का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट को आप इस प्रकार देखो कि एक आंख से देखने पर उसकी कहीं पोजीशन दिखाई देती है, तो दूसरी आंख पर देखने से उसकी पोजीशन दूसरी जगह दिखाई देगी, तो दोनों के बीच का आपको गैप ज्ञात हो। ये होता है लंबन मेथड, पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। और ये जो थीटा जो होता है वो होता है बच्चों रेडियन में। अब ये चीज़ें जो है ना, वो आप लोग रेडियन को पहले डिग्री में बदल लो कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, और या फिर आपको डिग्री दे रखा है तो उसको रेडियन में बदल लो, ठीक है। तो रेडियन में रहना जरूरी है। तो ये मैंने अच्छे से इसको इंग्लिश में लिखवा भी रखा है। होल्ड एन ऑब्जेक्ट लाइक पेन इन फ्रंट ऑफ अस एंड लुक एट इट थ्रो लेफ्ट आई फर्स्ट एंड देन थ्रो राइट, क्लोज द लेफ्ट आई। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट
seems to change with respect to the background. This is called parallax. The distance between two observation point is called the basis. और दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आधार या बेसिस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही मैंने कुछ आपको बताया भी था कि एक रेडियन जो होता है बच्चों उसका मतलब होता है 57 डिग्री 3 मिनट। डिग्री में अगर बदलोगे तो ये होता है। या आप कहो कि पाई रेडियन जो होता है उसका मान होता है 180। कोई अगर 2 पाई लिख दे तो यहाँ 2 से गुणा कर दो यार, 360 कह दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे एक वृत्त जो बनता है उसका एंगल टोटल होता है ऊपर वाला 180 डिग्री, नीचे वाला 180, टोटल कितना एंगल होता है 2 पाई। तो एक सर्किल अगर बनेगा तो वो बनाएगा पाई 360 डिग्री का। कितने का बनाएगा? 360 डिग्री का। और रेडियन में कितना बनाएगा? 2 पाई रेडियन का। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब सुनो थोड़ा सा, जैसे सर्किल की बात करूँ मैं, सर्किल का या आप डिस्टेंस जो ज्ञात कर रहे हो यहाँ से लेकर वापस घूम के यहाँ तक, ये मान कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। यहाँ से देखना बच्चों, ये पूरा जो सर्किल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 पाई आर का बन रहा है। ये 2 पाई आर यानी टोटल एंगल कितना बना? वैसे देखें तो 360 डिग्री का। तो पाई का मान कितना आया? 360 बट्टा 2r। अगर r का मान यूनिट लें, कितना लें? 1 के बराबर लें, तो पाई रेडियन का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। ये कई बातें हैं जो आगे से आगे सॉल्व होती जाती है, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। फिर भी अभी आपको याद रखना है कि पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो गया? 180 बट्टा पाई। यानी इसको अगर आप हल करो बच्चों तो ये 22 और ऊपर चला गया 7, लास्ट में आता है 57.3 डिग्री। ठीक है, या आप इसको उल्टा लिखना चाहो कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री, इसको आप 1 डिग्री बराबर लिखना चाहो तो पाई बट्टा 180 आ जाएगा। बस 1 डिग्री जो होता है ना उसमें होता है 60 मिनट। बच्चों ये जो ऊपर डैश लगा रहा हूँ ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मिनट। अंग्रेजी में भी मिनट बोलेंगे, वो टाइम वाला सेकंड मिनट वैसे नहीं। और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो इसका मतलब 1 डिग्री जो होता है उसमें बनता है 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। तो टोटल कितना बन गया? 3600 सेकंड। सेकंड में डबल डैश। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन होगा? तो आप सोच लो, पाई बट्टा 180 तो 1 डिग्री में था, और 1 सेकंड में फिर नीचे कितना चला गया? 3600। इसको हल कर लो, उत्तर आ जाएगा अपने पास कि 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है। ये सारी बातें आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने समझा रखी है अच्छे से। 1 सेकंड में 4.85 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होती है। तो ये हमारा एक सिंपल सा डेरिवेशन भी था बीच में। फिर आता है आकाशीय पिंडों का आकार, वो भी लंबन मेथड से ज्ञात कर पाएंगे। आपको अगर चंद्रमा का जैसे साइज ज्ञात करना है तो सिंपल सी प्रोसेस कि ये चंद्रमा का अपने को साइज दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ लास्ट कॉर्नर से हमारी आँख पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, वो थीटा है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए चंद्रमा के साइज को रिप्रेजेंट करेगी। एक प्रकार से वो क्या है? डायमीटर, व्यास है। ठीक है, ए और बी। ये क्या है बच्चों? बी। क्या आ गया अपने पास? बी आ गया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ढंग से कि डायमीटर जो है ना हमारे पास, इसको मैं अगर कैपिटल डी भी कहूँ तो डायमीटर बराबर आ जाएगा ये डिस्टेंस कितनी है और ये एंगल कितना। अगर मैं इसको एल्फा से रिप्रेजेंट करूँ, जैसे मैंने नोटबुक में रिप्रेजेंट किया एल्फा से, तो ये उत्तर आ जाएगा डायमीटर बराबर आ जाएगा बी इंटू एल्फा। दैट्स ऑल। डायमीटर का मान कितना आ जाएगा? बी इंटू एल्फा आ जाएगा। इसको अगर एस से रिप्रेजेंट करो तो एस इंटू एल्फा आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्म।
ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ खड़े हैं कहीं और इसको देख रहे हैं इस पॉइंट से, और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन कितना एंगल का, एल्फा। तो एल्फा का मान क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस, अगर इसको एस से भी लिखूँ तो एस इंटू एल्फा हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने इस पर आधारित कुछ किया था। एक होता है बच्चों, ये तो था बड़े पिंडों के आकार से संबंधित, एक डिस्टेंस से संबंधित और होता है। क्या होता है देखो, जैसे परावर्तन का नियम लगता है उस पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है या एक पहाड़ है मान लो, यहाँ से हमें इस पहाड़ की डिस्टेंस डिटरमाइन करनी है। आजकल तो बहुत सारे अपरेटस आ गए ऐसे, जैसे यहाँ से हम कोई एक रेडिएशन को यहाँ से इमिट करते हैं, वो रेडिएशन यहाँ टकराएगी, कुछ भाग तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग वापस परावर्तित होता है इससे टकरा कर, वापस जब आता है ये, वो तो यहाँ जो डिटेक्टर लगा है वो इसको डिटेक्ट कर लेता है। आजकल की प्रोसेस तो हो गई ये, लेकिन अगर ये प्रोसेस न अपनाएं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं यहाँ से, वो साउंड यहाँ टकरा कर वापस हमें कब सुनाई देता है, इतने में अगर समय लगता है टी, कितना समय लगता है, टी समय लगता है, तो हमें पता चल गया कि v वेलोसिटी से जो साउंड आगे बढ़ रहा था वो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ आया, तो समय लिया t। तो एक साइड का समय कितना लेगा, t/2। तो t/2 को आप v से गुणा कर दो, किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, d से या s से, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करो। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं वृहद दूरियों के मापन की प्रतिध्वनि विधि अथवा प्रावर्तन विधि, रिफ्लेक्शन मेथड या साउंड मेथड भी कह सकते हैं, इको साउंड मेथड भी कह सकते हैं। यानी कि इको मेथड में क्या किया जाता है, किसी एक सोर्स द्वारा साउंड जनरेट किया जाता है, वो साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस जब तक इसके पास नहीं पहुंचता तब तक समय नोट किया जाता है। वो समय अगर t है तो वेलोसिटी को उसकी हाफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ टाइम इसलिए कि आने और जाने दोनों टाइम का, दोनों डायरेक्शन का उसके पास टाइम t है, तो एक साइड का उसके पास टाइम हो जाएगा t/2 से, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस आ जाएगी। शब्दावली सिंपल है, ये चीज़ें केवल समझने के लिए, रटने के लिए नहीं है। तुम लोग रटने मत लग जाना इसको, जैसे जैसे मैंने छापा है, रटना नहीं है, समझना है कि इको मेथड क्या है। इको मेथड मतलब किसी एक स्रोत द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है और दूर स्थित कोई पहाड़ी है उससे टकरा कर वो वापस आती है, तब तक टाइम नोट किया जाता है। जैसे मैंने कोई साउंड जनरेट किया तो यहाँ से वापस टकरा के जब वापस आएगी तब तक के बीच में अगर मान लो 1 सेकंड समय लगता है, तो ध्वनि को पहाड़ी तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, आधा सेकंड। ठीक है, सेम ऐसे ही कैसे हमारे पास डिटेक्टर्स आजकल आ गए जिससे रेडिएशन जनरेट किया जाता है। ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करने के लिए, चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए, एंगल का मान दिया था। एक लेजर पुंज से भी बात की थी कि भाई चंद्रमा की ओर लेजर लाइट को इमिट किया जाता है। लेजर लाइट जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा पाती है और वो चंद्रमा तक पहुंचकर वापस जब अपना सिग्नल देती है अर्थ पर, तब तक टाइम नोट कर लिया जाता है और उस टाइम को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टाइम बटा 2। अब जो लेज़र लाइट होती है उसकी स्पीड होती है प्रकाश की स्पीड के बराबर, यानी 3 × 10⁸ से, उसको इससे गुणा कर दो। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है टाइम कितना ले रहा है, 2.76 सेकंड ले रहा है और 2.76 सेकंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड कर दो, उसको c से मल्टीप्लाई करो तो चंद्रमा की डिस्टेंस आ जाएगी। याद रखो चंद्रमा की डिस्टेंस की ऑर्डर 10⁸ रहती है बच्चों। आपसे कोई पूछे सूर्य की दूरी कितनी है, तो मैंने पहले भी एक बार बताया था 14, 95, 97, 910 किलोमीटर। याद रखो सूर्य की पृथ्वी से दूरी इतनी होती है, चंद्रमा की दूरी 10⁸ की रेंज में होती है। हालांकि अल्टरनेटिव आप कह सकते हो 5 × 10⁻। एग्जैक्ट ये भी नहीं है, कोई इसको 4.14 × 10⁸ निकाल लेता है, कोई इसको 5.02 × 10⁸ निकाल लेता है, लेकिन ऑर्डर याद रखो कि 10⁸ मीटर की ऑर्डर में चंद्रमा की दूरी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब आता है हमारे कुछ टॉपिक से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की ओर अब बढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से। यानी ये वैसे देखें तो सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना, और पहले के टाइम में ये फर्स्ट चैप्टर ही चलता था। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक है त्रुटियों से संबंधित, त्रुटियों से संबंधित है बच्चों ये टॉपिक। त्रुटि मतलब एरर। आप कोई रीडिंग लेते हो, उसमें त्रुटि आ जाती है। जैसे आपको मैंने कह दिया कि इसकी लंबाई ज्ञात करो, इसकी लंबाई ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, एक स्केल लोगे और इसको मेजर करोगे। आपने कह दिया इसकी लंबाई है 5.1 सेंटीमीटर। फिर दूसरे को मैंने कहा, उसने कहा ये तो 1.12 सेंटीमीटर है। तीसरे को मैंने कहा, उसने कहा तो 5.13 सेंटीमीटर है। चौथे को मैंने कहा तुम मेजर करके देखो, उसने कहा ये। इसका मतलब हर बार कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, आपको मैंने किसी एक बगीचे के पेड़ काउंट करने के लिए कह दिया, आपने काउंट किए, एक बार काउंट किए 100 आए, दूसरी बार काउंट किए 99 आए, तीसरी बार किए 98 आए, चौथी बार किए, ऐसे करके पेड़ों की जो संख्या है उसमें गिनने में त्रुटि उत्पन्न हो रही है, एरर उत्पन्न हो रहा है। तो इन एरर को कैसे दूर करें, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है पेड़ ही गिनना जाए, आपको मैं किसी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने का एक्सपेरिमेंट दे सकता हूँ, वर्नियर कैलिपर से किसी की लंबाई डिटरमाइन करना दे सकता हूँ, लेंथ डिटरमाइन करना दे सकता हूँ, वेट मेजरमेंट करना पड़ सकता है। किसी भी पदार्थ को आप बार बार मेजरमेंट करो, आपकी वैल्यू अलग अलग आती जाए। तो एक्यूरेंसी की ओर बढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब त्रुटि की डेफिनेशन क्या बन गई बच्चों, कि मेजर्ड की गई वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान में अंतर। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापे गए मान में अंतर त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द करेक्ट और ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ करेक्ट और ट्रू वैल्यू and measured value of the physical quantity is called error. The difference between, कह सकते हैं difference between correct value या standard value and measured value is called error. सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है और मेजर्ड वैल्यू कितनी है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा एरर। सिंपल सी बात। अब ये एरर कितने प्रकार की हो सकती है ये सुनो बच्चों। एरर के टाइप कितने हैं, और जैसे जैसे टाइप है वैसे वैसे मैं इसको समझाता जाता हूँ। एरर मतलब त्रुटि। एरर मुख्य रूप से होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होती है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक, 2 नंबर होती है यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। ठीक, 3 नंबर होती है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, स्थूल त्रुटि। ठीक, त्रुटि, स्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर, 3 प्रकार की। जिसमें ये सिस्टमेटिक एरर होती है ये वापस 5 प्रकार की हो जाती है बच्चों। इंस्ट्रूमेंटल,
यांत्रिक त्रुटि जिसको कहते हैं, यंत्र के कारण, नाम से पता चल रहा है। पर्सनल, व्यक्ति के कारण, पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। एक्सटर्नल फैक्ट के कारण, एक्सटर्नल फैक्टर, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक। बाह्य कारकों के कारण, बाह्य कारकों के कारण। पूर्णस्थता के कारण, बाह्य कारक के कारण। पूर्णस्थता जो होती है, होना ही पड़ता है, पूर्णस्थता के कारण त्रुटि, ठीक है। ड्यू टू इम्परफेक्शन बोलते हैं इसको, ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक है। ड्यू टू इम्परफेक्शन। और नियत त्रुटि, कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर, नियत त्रुटि, नियत त्रुटि। पहले अपने पास कौन सा था, क्रमबद्ध त्रुटि थी। अब क्रमबद्ध त्रुटि में हम कह सकते हैं कि किसी एक दिशा में धनात्मक अथवा ऋणात्मक त्रुटि का उत्पन्न होना, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर बार वो वैल्यू उत्पन्न होनी। जैसे मैं कह दूं आपको पेड़ गिनने की बात आई, तो पेड़ गिनने में आपने पहले काउंट किए कि 100 आ गई, दूसरी बार काउंट किया 101 आ गई, तीसरी बार क्या 99 आ गई, 99 आ गई। तो एक बार प्लस की आ रही है, एक बार माइनस की आ रही है, एक बार एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो ये कहलाती है क्रमबद्ध, लगातार हर बार त्रुटि आना। और इसको कम भी किया जा सकता है। कैसे किया जाए कम, कि आप बार बार उनको काउंट करो और करने के बाद उसका एवरेज ले लो सभी रीडिंग्स का, तो वो ज़्यादा नज़दीक वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू के, या उसके रियल वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक होती है। ये होती है क्रमबद्ध त्रुटि। बोल रहे हैं ऐसे कैसे लिखना है कि वे त्रुटियाँ जिनका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक की ओर प्रवृत्त होता है, एक ही दिशा में प्रवृत्त होता है, और इन्हें कम भी किया जा सकता है कि इन सभी त्रुटियों का औसत लेकर, या उन सभी प्रेक्षणों का औसत लेकर इसे कम किया जा सकता है। It is always directed to in one direction, may be it positive or negative. It may be reduced या minimized by the average value of all its observations. ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि ये क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है, यानी ये पहले होती है यांत्रिक प्रकार की, यानी यंत्रों से आप जिससे जो चीज़ काउंट कर रहे हो, जिससे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उसकी एडजस्टमेंट सही है या वो एपरेटस स्टैंडर्ड वैल्यू का है कि नहीं। जैसे मान लो आपने इसकी लेंथ मेजर भी की, तो आप जो स्केल ले रहे हो वो कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, उसका 0 से लेकर जहाँ तक आप मेजर कर रहे हो वहाँ तक उसकी लाइनिंग के बीच का गैप एग्जैक्ट है कि नहीं है, एपरेटस सही है कि नहीं है। आपने किसी चीज़ की डिस्टेंस दूर तक ज्ञात करनी हो, टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट सही है कि नहीं है। जो भी आप टेम्परेचर डिटरमाइन करो, तो थर्मामीटर के अंदर जो पारा भरा हुआ है वो अच्छी तरीके से एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं यांत्रिक त्रुटि। मतलब यंत्र के कारण उत्पन्न होने वाली एरर को यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। तो ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, द एरर इंड्यूस्ड ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। और ये जो मिनिमाइज हो सकती है वो होती है यंत्र को अच्छी गुणवत्ता वाले यंत्र यूज में लो, स्टैंडर्ड यंत्र यूज में लो, उससे हो सकता है उच्च गुणवत्ता सुगराई वाले यंत्रों के उपयोग से इसे कम किया जा सकता है। इसे मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, स्टैंडर्ड अपरेटस यूज में लो, अच्छे सेंसिटिव अपरेटस यूज में लेने से ये मिनिमाइज हो जाती है। उसके बाद आता है बच्चों व्यक्तिगत त्रुटि। तो यह त्रुटि प्रेक्षण लेने वाले प्रेक्षक की लापरवाही से, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, रीडिंग ले रहा है, उसकी अनुभवहीनता हो सकती है, यानी कि वो अनुभवहीन हो सकता है। आपको मैंने कह दिया जैसे किसी चीज़ का द्रव्यमान मेजर करना है, तो किसी को अगर यंत्र भी नहीं चलाना आ रहा तो वो मास कैसे मेजर कर लेगा। तो अनुभवहीनता या व्यक्ति या प्रेक्षण लेने वाले के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि पर्सनल एरर कहलाती है।
अब आती है एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, बाह्य कारकों के कारण। बाहरी कारक का मतलब हो गया जैसे टेम्परेचर है, नमी है, ह्यूमिडिटी भी है, एयर की स्पीड जो है, ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती है, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको मान लो किसी गर्मी में तार की लंबाई डिटरमाइन करनी है, तो गर्मियों के अंदर तार की लंबाई बढ़ जाती है, और उसी तार की लंबाई अगर आप सर्दी में डिटरमाइन करते हो तो वो तार की लंबाई घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि तार संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैस्ट हो जाता है। वो किसके कारण हो रहा है? एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, बाहरी कारकों के कारण। तो बाहरी कारकों को अगर आप कम कर सको तो इस एरर को आप कम कर सकते हो। अगर कम नहीं कर पाओ तो सिंपल सी बात, जैसे अभी बारिश के मौसम में हमारे घरों की खिड़कियां वगैरह की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे गेट टाइट हो जाते हैं। वही चीज़ गर्मी के अंदर आती है तो वो सिकुड़ जाता है गेट, तो गेट लूज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? एरर जनरेट कर रहे हैं। मान लो अभी किसी ने गेट की लेंथ को डिटरमाइन किया, और वही चीज़ अगर आप मई जून के महीने में डिटरमाइन करोगे तो लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी गेट या लकड़ी जो है वो एक्सपेंड हो रखी है ह्यूमिडिटी के कारण, नमी के कारण, आर्द्रता के कारण। और जैसी गर्मी आएगी तो ये आर्द्रता निकल जाएगी लकड़ी से और उसकी लेंथ कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो कहने का मतलब बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को बाहरी एक्सटर्नल के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि कहते हैं। इन्हें मिनिमाइज कैसे किया जाए? जैसे अभी कपड़ों के अंदर नमी रह रही है तो नमी को कम करने के लिए हम क्या करें? ड्रायर से उसको सुखा सकते हैं, किसी के अंदर थैली के अंदर पॉलीथीन के अंदर पैक कर सकते हैं, ताकि बाहरी फैक्टर का इस पर इफेक्ट नहीं पड़े। ड्यू टू इम्परफेक्शन, इसको बोलते हैं पूर्णस्तता। पूर्णस्तता का मतलब ये तो रहेगी। जैसे मैं रेडिएशन की बात करूं, आप किसी वस्तु को गर्म कर रहे हो, गर्म करके आपने हवा में रख दिया या सीधे खुले वातावरण में रख दिया, तो लगातार उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो वो कम नहीं, वो आप दूर नहीं कर पा सकते। उसका टेम्परेचर डिटरमाइन करें तो लगातार उसके टेम्परेचर में कमी आ रही है। तो रेडिएशन जो डीके हो रहा है, विकिरणों के कारण ऊष्मा में जो कमी आ रही है, या उसके कारण बढ़ोतरी भी हो सकती है। कई बार गर्मी के दिनों में बाहर रख दिया तो वस्तु गर्म हो जाती है। तो ये जो चीज़ होती है ये कहलाती है पूर्णस्तता के कारण त्रुटि। ठीक है, ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब बता कांस्टेंट एरर, ये हमेशा हर बार फिक्स आती रहती है। जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक टूटा हुआ कोई स्केल है जिसमें 1 सेंटीमीटर की कमी हर बार वो बता रहा है, तो बार बार लूँगा तो वो इतनी त्रुटि तो हर बार बताएगा। दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट एरर, नियत त्रुटि इसको कहते हैं बच्चों। समान त्रुटि की पुनरावृत्ति होती रहे तो यह त्रुटि नियत त्रुटि कहलाती है। If the same type of error is repeated in number of experiment, then error is called constant error. उसके बाद हमारा पार्ट आता है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। रैंडम एरर में बच्चों क्या होता है? कभी कभार ये त्रुटियां उत्पन्न होती है। यानी इस प्रकार की त्रुटियां अगर आप रीडिंग लेना चाहो तो पहले फर्स्ट टाइम इसकी रीडिंग मान लो लेंथ की हो, मास की हो, वो A1 है। दूसरी बार आपने रीडिंग ली वो A2 आ गई, तीसरी बार A3 आ गई। हर बार अलग अलग मान उसके आ रहे हैं, तो ये कहलाती है रैंडम। कभी वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है, दूसरी बार दिया एग्जैक्ट नहीं आया। जैसे मैंने पेड़ गिनने वाली बात बताई, आपने कभी एग्जैक्ट 100 गिन लिए, दूसरी बार आपने गिना तो 99 आया, तीसरी बार 101 आया। तो ये एक प्रकार की रैंडम एरर है। ठीक है, तो अब रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? सभी का एवरेज ले लो। सभी जो रीडिंग ली है आपने उन सब का एवरेज ले लो। एवरेज जो मान होगा वो उस के एग्जैक्ट मान के लगभग बराबर होगा। एवरेज को ए के बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मैंने इसको कॉपी के अंदर भी लिखा है। ये जो ऊपर लाइन ले रहा हूँ ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको ए का बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बार। अंग्रेजी में भी बार, ए बार ऑफ ए। मिनिमम इसको रिप्रेजेंट AM भी कई किताब वाले इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब यादृच्छिक त्रुटि के बाद आता है ग्रॉस एरर बच्चों। ग्रॉस एरर सब त्रुटियों का समायोजन है एक प्रकार से। स्थूल त्रुटियां बड़ी बड़ी प्रकार की, जैसे व्यक्तिगत त्रुटि है एक प्रकार से, प्रेक्षण लेने वाले की कमी के कारण ये त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, उसको भी ग्रॉस एरर कहते हैं। एपरेटस को आपने एग्जैक्ट सही नहीं किया। आपको मान लो कोई दूरदर्शी से किसी एक ग्रह को देखना है, तो आपने लेंस को एग्जैक्ट फोकस दूरी पर एडजस्ट ही नहीं किया, तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस उसकी या एग्जैक्ट क्लियरनेस आपको दिखाई नहीं देगी। आप कोई स्केल पढ़ रहे हो और आपकी आंखें कमज़ोर है, अगर चश्मा नहीं लगाया तो वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं पढ़ पाओगे। तो ये भी हो सकता है। गणना कैलकुलेशन करते समय आप सूत्र सही नहीं लिख पाओ, आप रीडिंग सही नहीं लिख पाओ, तो ये सब की सब ग्रॉस एरर कहलाती है। तो आज का ये टॉपिक अपना इतना ही। आगे का जो टॉपिक अपना होगा बच्चों वो होगा
त्रुटियों के बारे में फिर से, लेकिन उसमें हम लोग जो रीडिंगें हम ली है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके एग्जैक्ट मान की ओर हम बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हमारे पास अब जो आगे के जो त्रुटि आ रही है वो परम त्रुटि हो सकती है, रिलेटिव एरर हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ये 3 प्रकार के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हुए हम समझेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इनमें, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे ये बातें समझती जाएगी।